आज के हमारे मुख्य अतिथि दीपक भीमराव जी घुगे, मुक्काम एरंडा, जिला वाशिम, महाराष्ट्र से है। और आदरणीय दीपक जी पहले भी एक बार हमारे मंच पर आ चुके हैं और ये अभी दूसरी बारी है। तो दीपक जी का बहुत सुंदर कार्य है। ये खेती कृषक बहुत अच्छे करते हैं और इन्होंने लैब का भी उद्घाटन किया है और ये लैब में मार्गदर्शन भी देते हैं। तो हम उनका जीवन का जो प्रवास है वो उन्हीं से ही सुनते हैं। तो दीपक जी, आपका स्वागत है, आमंत्रित है सादर। सभी को सभी जी वो एट पोस्ट एरंडा, तहसील मालेगांव और डिस्ट्रिक्ट वाशिम, महाराष्ट्र से 2010 से मैंने लगभग खेती करना चालू किया था। तो 2010 के पहले हमारे जो पिताजी थे, भाई थे, वो सभी लोग केमिकल युक्त खेती करते थे। पूरा 100% केमिकल युक्त खेती होती थी। और जैसे पारंपरिक खेती होती थी कि जैसे एक ही फसल बोई जाती थी और एक ही फसल ली जाती थी। तो 2010 से मेरी पढ़ाई जब खत्म हुई तो मैंने खेती करना चालू किया। तो खेती में बदल लाने के लिए मैंने पिताजी मेरे घर वालों से बात किया, कुछ हम बदल करते हैं, जैविक खेती करने का कुछ सोचते हैं और फसल के बारे में भी कुछ चेंज करने के लिए हम सोचते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ी बहुत खेती मुझे दे दी गई कि इसमें तू अपनी ट्रायल कर ले। तो उस खेती में मैंने डॉक्टर संतोष चौहान जो है हमारे यहाँ के मालेगांव के, जो पूना में अभी 25-30 साल से जैविक खेती के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके संपर्क में आके मैंने 2011-12 में जैविक खेती करना चालू किया। तो धीरे धीरे करके उन्होंने कहा कि एकदम से बदल जैविक खेती में नहीं करना चाहिए, रासायनिक से जैविक में एकदम से नहीं आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके बदल करेंगे। तो हमने जैसे एक दो दवाइयाँ उनके पास से ले ली और जैविक खेती करना चालू कर दिया। तो 2012 से लेके 2011 से लेके 2015 तक हमने थोड़े थोड़े बदलाव करके जमीन में जैसे 100% से 25% जैविक, 75% केमिकल खेती करना चालू किया। 2015 आने तक हमने 70-30 तक ला दिया उसको, जैसे 70% जैविक और 30% केमिकल। तो जो जमीन जो बंजर होती जा रही थी वो उपजाऊ होने लगी, उसका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने लगा। और स्प्रेइंग करते वक्त जो किसान भाई काम करने के लिए खेत में आते थे, उनको जो तकलीफ होती थी वो तकलीफ थोड़ा थोड़ा करके कम होने लगी। जैसे कि केमिकल स्प्रेइंग आप करते हो तो बॉडी को स्ट्रेस आता है, जैसे उसको अस्पताल में लेके जाना पड़ता है, कभी कभी उसको उल्टी आती है, कभी कभी उसकी खुजली की समस्या होती है, कभी कभी उसके जो त्वचा है उसमें दर्द होने लगता है। तो वो बहुत अच्छी तरह से कम होने लगा। और खुद दूसरे को बारे में क्या बताए, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही थी पहले कि केमिकल का जो स्प्रे करते थे हम, तो मुझे भी उसकी तकलीफ होती थी, अस्पताल में जाना पड़ता था स्प्रेइंग के बाद। तो इसकी इसकी वजह से ही मैंने ये सोच लिया था कि हम जैविक खेती करेंगे। तो जैविक खेती की वजह से हम जमीन का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो अच्छी तरह से बढ़ गया। और जैविक खेती करते करते हम चौहान सर के साथ पूना की तरफ, जो नगर जिला है, उधर खेती देखने के लिए गए। तो वहाँ पे अनार, द्राक्ष और वेजिटेबल्स की खेतियाँ बहुत अच्छी तरह से करते थे लोग, करते हैं अभी भी। तो वो देखने के बाद मुझे और हमारी टीम जो है उनको लगा कि हम भी कुछ बदलाव करते हैं। तो हमने 2015 में 2 एकड़ अनार लगाने का सोचा। और 2 एकड़ अनार हमने 2 जुलाई 29 को 2 एकड़ अनार लगा दिया। और
अनार करते करते दूसरे साल सब्जियों की भी खेती करनी चालू की, हल्दी भी चालू की, अदरक भी चालू कर दी, और फूलों की भी खेती हमने चालू कर दी। 2018-19 आते तक हमने फूलों की भी खेती करना चालू किया। तो पारंपरिक खेती में भी बदलाव आया और जमीन उपजाऊ बनने लगी। और सबसे मेन जो कारण है इसका कि केमिकल युक्त खेती में जो खर्चा है आज का, वो खर्चा बहुत है। जैसे कि अगर आप 1 एकड़ के भी स्प्रेइंग करते हो, अगर केमिकल दवाइयों से आप 1 एकड़ की भी स्प्रेइंग करते हो तो उसका खर्चा 1000 से 1200 रुपए तक आता है। और हमने जैविक खेती जैसे चालू की तो दवाइयाँ तो कम पैसे से मिल रही थी, लेकिन डॉक्टर चौहान के मार्गदर्शन में उन्होंने ऐसा सिखाया कि तुम्हारी खुद की दवाइयाँ तुम खुद बनाओ। जैसे कि कड़धान्य की स्लरी बोलते हैं, जैसे जो गेहूं, ज्वारी, बाजरा, तांदूल, जैसे चावल, और जो दाल होती है तुअर, चना, और उड़द मूंग की, उसकी एक स्लरी बनाने को उन्होंने सिखाया, जो कि एनपी के जीवाणु के बैक्टीरिया उसमें बनते हैं। तो वो अच्छी तरह से हमारे जो केमिकल खाद थी एनपीके हम डालते थे, उसको भी हमने धीरे धीरे करके, जैसे 1 एकड़ में हम 50 किलो डालते थे तो उसको हमने 20-25 तक ला लिया। और एक बायोगैस भी बनाया हमने इधर हमारे घर पर। जो हमारे घर पर जो गाय है, गौ माता है, 2 गौ माता है, उसके गोबर के ऊपर वो बायोगैस चलता है। और घर पर भी बायोगैस जैसे गैस मिलती है, जैसे सिलेंडर लाने की जरूरत नहीं है। और उससे निकलने वाली जो स्लरी होती है उसको भी हमने खेत में डालना चालू कर दिया। तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक कार्बन अच्छी तरह से बढ़ने लगा। और जैसे ही बढ़ने लगा तो फसल भी अच्छी आने लगी। जैविक खेती करते वक्त उसका भी एक मदद हो गया कि, और जो खाद डालने की जो 25-20 किलो डालते थे उसको भी हमने और कम कर दिया। कुछ एक ऐसी खेती है अब कि उसमें हम 1 किलो भी ऑर्गेनिक केमिकल खाद नहीं डालते, स्प्रेइंग भी नहीं करते। हमारे इधर हमने जैसे ही कोरोना काल में हमको जो चौहान सर की दवाइयाँ है, वो दवाइयाँ हमको थोड़ा मिलने में दिक्कत आ रही थी कोरोना काल में। तो हमारा जो ग्रुप हमने स्थापन किया था 2015 में, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आत्मा एक नाम की एक संस्था है महाराष्ट्र में, उसमें हमने एक ग्रुप ज्वाइन किया, जय किसान शेतकरी गट करके। तो सर ने बोला कि हम ग्रुप के लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके एक कुछ इक्विपमेंट लाते हैं, और दवाइयाँ खुद तुम उधर बनाओगे। जैसे अगर कोरोना में आपको दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि किसान भाई खुद की दवाइयाँ खुद बनाए। जैसे कि बुरशी नाशक भी बना सकता है, कीटनाशक भी बना सकता है, और कुछ खाद भी बना सकते हैं खुद। तो हमने ऑनलाइन ही ट्रेनिंग लिया, हम उधर नहीं जा सकते थे पुणे में, कि क्योंकि कोरोना में कुछ सब बंद था। तो उन्होंने ऑनलाइन ही ट्रेनिंग दे दिया हमको। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग में थोड़ा सीखने के लिए हमें टाइम लग गया कि 1-1.5 महीना तक उन्होंने हर दूसरे तीसरे दिन ऑनलाइन ट्रेनिंग देते थे। तो हमने सभी ने 10-10, 20-20 हजार जमा किए, और जो मशीनरी थी वो मशीनरी हमने बुलाई। कुछ पंजाब से आई थी और कुछ महाराष्ट्र से ही ली गई थी। तो ज्यादातर नहीं, लेकिन 1 लाख तक पूरा मशीन और सब कुछ बैठा था हमारा खर्चा। तो 1 लाख रुपए में हमने ये यहाँ पे चालू किया लैब। और लैब में जो दवाइयाँ बन रही थी उसकी रिजल्ट दवाई मिल रहे थे, क्योंकि फ्रेश मटेरियल मिल रहा था। जैसे कि आज बनाओ और कल खेत में उसका यूज करो। अगर आपको केमिकल की दवाइयाँ लेनी है या कुछ जैविक भी दवाई, तो कम से कम उसको 6 महीना
या एक साल से पहले बनाया जाता है, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसा काम नहीं कर सकती कि आज बनाओ और कल किसान भाइयों को दे दो। वो बना ही नहीं सकते, क्योंकि उनको बहुत बहुत बड़ी दवाइयां बनानी पड़ती है और लेने वाले की संख्या ज्यादा है, इसलिए उनको फ्रेश मटेरियल नहीं दे सकते। अगर किसान भाई सोचता है कि खुद की लैब खुद बनाए तो वो फ्रेश मटेरियल मिलता है, क्योंकि आज दवाइयां बना और कल उसका यूज करो तो उसके रिजल्ट भी बहुत फास्ट मिलते हैं और अच्छे मिलते हैं, जैसे कम पैसे में। हमने जैसे ही ये लैब चालू किया तो जैसा जो 1,000-1,200 रुपए का खर्चा था, वो खर्चा सिर्फ 200 रुपए में आ गया। ये 200 रुपए में 1 एकड़ की सभी दवाइयां बनने लगी। और इसकी वजह से हम जो 16 लोग थे, तो 16 लोगों को हम ये दवाइयां बना के खुद देते थे। और धीरे धीरे करके हमने हमारे रिश्तेदार, भाई, दोस्त सभी को उसमें शामिल कर लिया और उनको भी हमारी खेती के रिजल्ट दिखने लगे। तो रिजल्ट दिखने के बाद वो भी एक अच्छे मन से, हमारे साफ मन से हमारे साथ जुड़ने लगे। तो उनका भी खर्चा कम होने लगा, उनकी भी जैविक खेती होना चालू हुई। तो ये बात 1 साल तक ऐसे ही चलती रही और ज्यादा हमने उसका प्रचार प्रसार भी नहीं किया। तो 1 साल के बाद जैसे हमारे जिला के जिला अधीक्षक है, कृषि अधीक्षक श्री तोटावार सर, उनको ये बारे में पता चला कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसी ऐसी लैब चालू है और किसान भाई जैविक खेती कर रहे हैं। तो जैविक खेती कर रहे तो वो खुद हमारी लैब को विजिट देने के लिए आए और उन्होंने देखा कि एक अच्छी तरह से किसान भाई यहाँ पे दवाइयाँ बना सकते हैं कम पैसे में, और उनका जो उत्पादन खर्च है वो खर्च कम हो सकता है और जैविक खेती करने के लिए उनको मदद हो सकती है। तोटावार सर ने ये सभी देखा, समझ लिया और उन्होंने सभी, जैसे पानी फाउंडेशन के डॉक्टर अविनाश पोळे, उनको भी लाके ये दिखा दिया। हमारे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर साहब श्री षणमुख राजन सर, उनको भी ये देखने के लिए बोला, उन्होंने भी ये देखा। तो कलेक्टर साहब और तोटावार सर ने हमको बोला कि तुम सिर्फ 16 लोग या तुम्हारे लोगों तक ही ये बात मर्यादित मत रखो, जैसे कि उन तुम्हारे कम लोगों तक ही ये बात नहीं रहनी चाहिए, हर किसान भाइयों के पास ये टेक्निक जाना चाहिए और ये दवाइयां उनको मिलनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप अपने सदस्य जो है उनकी संख्या बढ़ाइए, हमारे जिले के हो, बाहर जिले के हो, महाराष्ट्र के हो, महाराष्ट्र के बाहर के भी हो, कोई भी हो, उनको दवाइयां दे दीजिए, उनको सिखाइए कैसा बनाने का है। तो हमने वो काम जैसे कि एक 15-16 महीने से चालू किया। आज से 15-16 महीने पहले वो काम चालू किया कि बाहर के किसान भाइयों को ये सब समझाना है कि जैविक खेती की तरफ बढ़ाना है उनको। जैसे कि आज जरूरत है, पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं, सभी वर्ल्ड को जरूरत है कि जैविक खेती ही करे, क्योंकि ये जो बीमारियां फैल रही है, अस्पताल के अस्पताल भरे पड़ रहे हैं और कुछ अच्छा खाने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि हमने ये सोच, जैसे उन्होंने हमको बताया, हमने ये काम चालू किया कि जैविक खेती को कैसे बढ़ाए। तो हमने गांव में, हर एक गांव में एक एक दो दो बंदे को चुना, उनको ये दवाइयाँ दी, उनको एक जो क्रॉप होता है तो क्रॉप निकालने के लिए बोला कि इस क्रॉप तक तुम खुद ही लो और दूसरों को सिर्फ रिजल्ट दिखाओ। कुछ गांव के जो प्लॉट होते हैं, सोयाबीन, जैसे हमारे इधर सोयाबीन ज्यादा ली जाती है, तुअर, चना, गेहूं, प्याज, तो जैसे कुछ प्लॉट ऐसे होते हैं कि उसको पानी की वजह से ज्यादा मार बैठी हुई होती है, कुछ कीड़िया, कुछ अड़चन होके उसको मार बैठा जाता है, तो वो अच्छी फसल नहीं रहती है। तो हमने हमारे दवाइयों को, हमने उनको दवाइयाँ दी और बोला कि हमारी दवाइयों का छिड़काव उस पे करो और रिजल्ट मिले तब पैसा देना, नहीं तो पैसे नहीं लेंगे हम। तो ऐसे कुछ गए हुए प्लॉट हमने लिए और प्लॉट लिए तो उनमें इतने अच्छे रिजल्ट मिले उन लोगों को कि उन्होंने
क्रॉप निकालने के बाद खुद आके पैसे तो दिए, लेकिन सभी को सभी खेती करना हमने चालू किया, जैविक खेती करना चालू किया, खर्चा भी कम हुआ और हमारी जो फसल थी वो फसल जैसे जाने वाली थी तो वो अच्छी तरह से उसमें उपजा हुआ। ऐसे प्लॉट भी हमने लिए। तो वैसे करते करते हमने किसान भाई जो सदस्य थे वो बढ़ना चालू हुए। अभी हमारे जो पास के 7 डिस्ट्रिक्ट है, 7 से 8, जैसे कि हिंगोली है, परभणी है, उस्मानाबाद है, यवतमाल है, बुल्डाना है, अकोला है, ऊपर यहाँ पे और कुछ डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हमने काम अच्छी तरह से फैला दिया है और जैविक खेती करने के लिए किसान भाइयों को तैयार किया है। और आज लगभग 2000 से 2200 काश्तकार जो है, जो किसान भाई है, वो हमारे ग्रुप के सदस्य बन चुके हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि 1-1.5 साल में 16 किसान से 2000 से 2200 किसान को हमने हमारे ग्रुप के सदस्य बनाया। और डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर सर वो यहाँ पे आते हैं भी है, और टोटावार सर हर खेत में हर गांव में जा जा के बताते हैं कि जैविक खेती का खर्चा कम कर है। और ये काम देखने के बाद जो मानव ह्यूमन डेवलपमेंट कमीशन होता है ह्यूमन डेवलपमेंट कमीशन जो है हमारे इंडिया का, उनके कमिश्नर साहब श्री नितिन पाटिल सर ने इस काम को, जैसे तोटावार सर ने उनके सामने ये रखा प्रपोजल, तो वो खुद आए यहाँ पे। सर 2-3 घंटे तक एक ऐसा काम चालू है कि देगा ही जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट कमीशन का जो काम है कि गरीब किसान भाई हो, चाहे पिछड़ा हो, इस चीज से उनको, इससे जो अभी बेरोजगार किसान है उन अच्छी तरह से मिल सकता है। होगी तो खुद की दवाई आप खुद तो बनाएंगे ही, तो अपने और जो दवाइयों से कुछ आमदनी आती है तो उसमें से 2-4 किसान भाइयों का रोजगार चालू हो सकता है। तो उन्होंने ये अच्छी तरह से देखा। में मानव विकास मिशन के अंतर्गत 12 जैविक लैब, जैसे फार्म लैब्स बोलते हैं हमारे इधर, मराठी में उसको शेत बांधावरची प्रयोगशाळा बोलते। जैसे 13-12 लैब मंजूर किया। और हमारा जो यहाँ पे जो पहला लैब था वहां पे एक ट्रेनिंग सेंटर मंजूर किया, जैसे किसान भाई है उनको ट्रेनिंग दिया जा सके इधर। और तब से लेके आज तक 800 लोग किए गए हैं। और कुछ किसान भाइयों ने खुद की लैब चालू की, ग्रुप स्थापन कर दिए और पैसा जमा करके खुद की ही लैब चालू कर दिया। और जो 12 लैब थी वो 12 लैब सरकार ने चालू किया। हमारे वाशिम जिले में अलग अलग चालू है ये काम या बन रही है। किसान भाई वहां से खरीदते हैं और अपने खेती में उसका छिड़काव करते हैं, तो रिजल्ट भी अच्छे आने लगे। और ये जो ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे जो अभी बांधकाम चालू है, अभी स्लैब लेवल गया है और 2 महीने बांधकाम, तब मैं एक बार रंजना जी से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे एक बार और बोलने का मौका दिया जाए कि वो ट्रेनिंग सेंटर मैं आप सबको दिखा सकूं जो सिर्फ किसानों के लिए बना है। सभी कंपनियां काम करती है, सभी जगहों पर काम
कि किसान भाई फ्री में ट्रेनिंग ले दवाइयां बनाने का, जैसे कि ट्राइकोडर्मा है, कड़धान्य की स्लरी है, ग्रैन्यूल्स खाद की भी आगे कराया जाए। अगर किसी बनाए, मेरे का तो नहीं बोल सकता मैं कि मेरे हिसाब से वो इतनी बड़ी क्रांति है। अगर किसान भाई खुद, तो जो आज वो कर्जा सिर्फ दवाइयां और खाद की वजह से ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा लागत होती है सिर्फ उसका बीज लेने में होती है, जो डालते हैं अपन बोने के वक्त। तो उस खुद की दवाइयां या होने की जरूरत उस पे आएगी नहीं, और जो उसका उत्पादन खर्च है वो कम होके उत्पादन बढ़ेगा। और को सुधारने में जैव सकता है, अगर हर डिस्ट्रिक्ट में उनके प्रशासन ने ऐसा, में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और ये जो काम चालू है उसको बहुत अच्छी तरह से बढ़ाया जा। ऐसी बात भी नहीं है कि पढ़ा लिखा ही आदमी होना चाहिए, कि लोग भी इसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस हमेशा करते रहेंगे। कि एमएससी पीएचडी वाले शास्त्र बना सकते हैं, ऐसा भ्रम है। अगर 10वीं पास वाला बच्चा भी इसको बनाए और उसमें प्रैक्टिस करे, तो 100% मैं गारंटी देता हूं, और खाद भी बना सकता है। तो हमने यहाँ पे खाद अपन जो मेरे को मालूम नहीं साबूदाना को क्या बोलते हैं। तो साबूदाना होता है, गोल दाने होते हैं जैसे, तो वो खाद जो होती है तो उसमें रेती मिलाया जाता है, जो है कुछ अच्छी तरह से नीचे गिर सकता है जमीन में। और साबूदाना स्टार्च नाम का उसमें घटक होता है, मिले प्रोसीजर है बनाने की, तो वो अच्छी तरह से खाद बनती है। तो मैं 1 मिनट में आपको दिखा देता हूं कैसे खाद बनती है। आपको दिख रहा है ये सब? हाँ, आप रही है? हाँ दिख रहा है, मगर वीडियो थोड़ा नहीं दिख रहा। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है एक क्या? मिनट रुको। और ये जो खाद है मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जैविक खाद है। जैसे साबूदाने के जैसे केमिकल खाद के जो गोल
और उसको देने के लिए कुछ भी तकलीफ नहीं आती है। ऐसी खाद भी हम इस लैब में बना सकते हैं और कुछ ज्यादा खर्चा नहीं है उसका। जा इसको बनाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं आता। कुछ भी दवाइयां बनाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं। किसान भाइयों का खर्चा भी कम होता है, मैंने पहले ही बता दिया है। हमारी लैब है और बाहर जिले में उस्मानाबाद में भी लैब है, पूना की साइड नगर में भी लैब है, जी तहसील ओम जो है दीपक भाई। वहां पे ज्यादा लैब। हाँ जी ओम। ओम सर। ओम ओम बोलिए ना। सर ये बताइए, आपने जो लैब स्थापित की है, हाँ, ये कुल कितने में बन गई है? ये लगभग 2019-20 में हमने बनाई थी जी। और अभी चौहान सर एक 50,000 में भी अच्छी तरह से लैब बना के दे रहे हाँ, और ये 50,000 में जो हैं। लैब इसलिए बन गई हमने है। कुछ मशीन ज्यादा लाई थी। जी। हाँ, तो अब हाँ, जो 50,000 खर्चा में है जो वो लैब थोड़ा बन रही है। हेलो, आपकी आवाज बहुत कट रही है। साफ आवाज नहीं आ रही है मेरी। मेहरा जी आप अपना क्वेश्चन करने के बाद आप म्यूट कर लिया करें तो आवाज साफ आएगी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 50,000 की लैब में आप कितने किसानों के लिए खाद और दवाई बना सकते हैं? 50,000 की जो लैब होती है उसमें अगर हम कंटिन्यूअस काम करते हैं, अगर एक हफ्ता जो होता है 5-6 दिन में हम एक दो बैच उस पे ले सकते हैं। तो दो बैच में हम उस पे जैसे कि एक आराम से 50 एकड़ की दवाइयां बना सकते हैं एक हफ्ते में। दवाइयां कौन कौन सी बनेगी? दवाइयां जैविक बुरशीनाशक और एनपीके जीवाणु बनने वाली बैक्टीरिया। हम्म। कुछ अभी मैंने जो वीडियो में खाद दिखाया वो खाद। हम्म। और जैसे आप ये थोड़ा थोड़ा करके सीख लेंगे जी। तो जी। एक तो आगे की भी उसको उसमें आपको सिखाया जाएगा कि मेटाराइजियम करके एक कीटनाशक है जैविक, वो भी आपको सिखाया जाएगा। जैसे वर्टिसिलियम है वो भी सिखाया जाएगा, सुडोमोनास है वो भी सिखाया जाएगा। लेकिन सब आपके ऊपर है, आप कैसा काम कर रहे हैं, आप कैसी दवाइयां बना रहे हैं, वो उस पर डिपेंड है। ये जो किसान जो भी इसमें काम करेंगे, हाँ, वो ये इसमें लैब में अपनी आजीविका पूरी चला सकते हैं। आराम से जी। अपनी खुद की खेती, अपने आसपास की खेती, अपने गांव की खेती हम आराम से कर सकते हैं। जी। जी। हमारी और ये समस्या ये है। हेलो। हाँ वो बोलिए जो बोलिए। वो जो डिस्क होती है ना, डिस्क जिसमें अपन ट्राइकोडर्मा बढ़ाते हैं, वो प्लेट ही नहीं प्लेट। मिल रही हमें तो। हाँ, वो डिस्क ही नहीं मिल रही यहाँ वो नर्मदापुरम में। वो कहाँ से मिल? मैं स्वयं पूना गया था डॉक्टर चौहान के पास ट्रेनिंग लेने। हाँ, ट्रेनिंग लेके आ गए, परंतु हाँ, वो सब इक्विपमेंट नहीं मिल पा रहा है। अब वहां पे। जैसे नर्मदापुरम मध्य प्रदेश हाँ, नहीं वहां पे मिल नहीं रही क्या? नहीं मिल रहा है। तो आप पुणे से मांग सकते हैं ना। जी। जो खाली चाहिए डिश आपको कि उसमें कल्चर होना है। कल्चर तो हमारे पास है, ले खाली फिर तो डिस्क आप चाहिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। चौहान सर है लाइन पे।
हेलो। जी ओम। जी ओम, जी ओम। सर वो चीज आपको एमपी में भी मिल सकती है। अभी मैं जी आपको कुछ सैंपल भेजना है तो भिजवा दूंगा, लेकिन एमपी में इंदौर भोपाल में ये चीज मिलना ही चाहिए सर। हाँ, हमारे नर्मदापुरम में नहीं मिल रही सर, इसलिए अभी अभी नहीं हम नहीं, भोपाल। हाँ गांव में नहीं मिले नहीं, अगर जिला हो कोई भी तो जिले की जगह पे ये चीज मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो आप हमें बताइए, हम लोग यहाँ से भिजवा देंगे। जी जी जी। क्योंकि वो जो पेट्री प्लेट होती है प्लास्टिक की, वो 20 रुपए में आ जाती है सर। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। यानी 20 प्लेट का पैकेट होता है, 400 रुपए यानी ट्रांसपोर्ट का जो भी कॉस्ट लगेगा वो, लेकिन 20 रुपए के अंदर वो प्लेट आ जाती है सर। जी। और सर दूसरी बात ये है कि वो जो हमें वो जो बड़ा वाला वो भी नहीं मिल रहा। क्या क्या? वो निकल रहा। इडली इडली कुकर? कुकर। सर कुकर कुकर तो मिलना चाहिए सर। अरे दुकान सर, हम दुकान पे गए नर्मदापुरम में नहीं मिला, वही फिर वो इंदौर भोपाल की बात आ रही। एक्चुअली ये सब चीजें मैंने इंदौर में तो मिल ही जाना चाहिए। हाँ, इंदौर में मिल सकती सर, इंदौर में, हाँ। हाँ नहीं, अभी हम लोग क्या किए सर, यहाँ पे पूना में एक बंदा है जो इडली कुकर के अंदर की जो चीजें होती है ना, जी। जहाँ पे जिसमें इडली बनती है एक्चुअली, हाँ तो वो तो चीजें हमें लगती नहीं है। जी तो वो जो सिर्फ पतेला होता है, वो पतेला देने के लिए एक बंदा राजी हुआ है। जी जी। अगर वो पतेला भी मिल जावे तो 2000 के अंदर काम हुए, ऐसा मुझे लगता है। तो वो सर वहीं से आप पहुंचवा देंगे तो फिर हम वहीं से खरीदें। हाँ सर, मैं भिजवा दूंगा, लेकिन कुछ ऐसी प्लास्टिक की डिब्बियां होती है जो कि आपको आपके एरिया में ही मिलती है। सिर्फ आपको थोड़ा, नहीं तो मैं ढूंढ लूंगा सर, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से, एमपी में कहाँ से कैसा मिल जाएगा सर। जी 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 जी। वो निश्चिंत रहिए सर आपको, मतलब क्योंकि हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये सारी चीजें हर गांव में मिलना चाहिए, और उस हिसाब से प्लानिंग चल रही है कि वहां पे ही जैसा हर तरह का चीज, अब जैसा हम लोगों के यहाँ पे कुछ आदिवासी एरियाज जो होते हैं वहां पे ये इडली का जो पतीला है वो नहीं मिलता, तो आटे का जो डिब्बा होता है उसमें भी ये सारी चीजें हो सकती है। थोड़ा हम लोग कुछ अलग एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, वो अगर सफल होते हैं तो फिर वो भी चीजें आप लोगों तक पहुंचाएंगे सर। जी 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 सर जी। और जो दीपक भाई ने जो अभी कहा है ना कि मान लो 50,000 रुपए तक का खर्चा आता है। अ, आप लोगों ने जो लैब में शेकर देखी थी यहाँ पूना में, आप जब ट्रेनिंग को आए थे ना, जी जी तो उसमें थोड़ा सा एक एडवांस शेकर हमें मिला है। और जो कोनिकल फ्लास्क होते हैं, ये दो यानी शेकर और कोनिकल फ्लास्क, ये दो चीजें ही इंपॉर्टेंट होती है। बाकी बाकी जैसा गैस और जो गैस और सिलेंडर है वो तो घर में होता है, और बाकी छोटी मोटी जो चीजें है वो तो घर की यूटिलाइज हम लोग कर सकते हैं, जैसा चाय का पतीला है या फिर चम्मच है। बाकी चीजें नहीं लगती है सर। तो 50,000 में आपका एक लैब स्टार्ट हो सकता है, और 50 एकड़, या कभी कभी अगर आप लोग कंटिन्यूस बनाते हो तो 100 एकड़ की दवा भी उसमें बन जाती है। जी जी जी। जी ओम सर। मैं हेलो मैं रमेश जी, मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहता था कि जिसको आप पेट्री प्लेट्स बोल रहे हैं, जो डिश बोल रहे हैं ना प्लास्टिक की, वो कोई भी कॉलेज में बोलो, बड़ी स्कूल बोलो, वहां पे जो लेबोरेटरी रहती है और उसके साइंटिफिक सप्लायर्स रहते हैं, वो साइंटिफिक सप्लायर से यदि आप कांटेक्ट करते हैं स्कूल या कॉलेज के माध्यम से, तो पेट्री प्लेट्स मिलने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। आप सिर्फ वो रास्ते से जाइए, या फिर साइंटिफिक सप्लायर्स के एड्रेसेस गूगल पे भी मिल जाते हैं कि आपके जिले में कौन कौन बड़े साइंटिफिक सप्लायर्स है करके। हर जिला स्तर पे तो होते ही है वो, क्योंकि उनको स्कूल कॉलेजेस को ये जो पेट्री प्लेट्स है वो देना ही पड़ता है। तो इसलिए आपके जिले में भी कोई ना कोई साइंटिफिक सप्लायर होगा, उससे यदि संपर्क करते तो वो खुद के पास में होंगी तो वो देगा, या फिर आपको मंगा दे सकता है। धन्यवाद। सर सर वो कांच वाली पेट्री प्लेट मत लेना, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 80 रुपए से 100 रुपए के बीच में जाती है। जो पेट्री प्लेट है वो प्लास्टिक का ही लेवे तो अपने को इकोनॉमिक पड़ जाता है सर। और कुछ बिल्कुल भी सर, नहीं तो वो प्लास्टिक पेट्री की। प्लेट वो भी पहुंचाते हो,
और प्लास्टिक वाली भी पहुंचाना शुरू कर दिया है। मैंने वर्धा में 2-4 जगह पे ट्राई किया, नागपुर में तो बहुत सारे लोग हैं कि कॉलेजेस में भी वो अभी प्लास्टिक वाली पेट्री प्लेट्स सप्लाई कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दीपक जी। आदरणीय हमारे डॉक्टर संतोष चौहान जी ने जो है आज शामिल हुए और हमारे जो फार्म लैब की जो बारे में जो चर्चा चल रही है, हमारे किसानों को जो आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, फार्म लैब कैसे बनाया जाए, उसमें क्या लगता है, कितनी लागत आती है, क्या क्या सामग्री लग रही है, कहाँ उपलब्ध होती है, इस प्रकार की ये महत्वपूर्ण चर्चा लगातार चल रही है। इसमें हमारे किसी किसान भाई या हमारे किसी साथी का कोई सवाल हो आदरणीय दीपक जी से तो साधारण आमंत्रित है, अनम्यूट करके अपनी बात रख सकती है। सदन में उपस्थित मैं एक बार और हमारी लैब दिखाऊंगा सबको। जी जी दीपक। ये हमारी शुरुआत में जो एक छोटी रूम बनाई है, ये भाड़े के तत्व पर लिए ही रूम है। अभी हमारा खुद का ट्रेनिंग सेंटर वहां पे खेत में बन रहा है, तो ये बैठने के लिए किसान भाई आए तो उनको बैठने के लिए कुछ जगह बनाई है, उनको समझाने के लिए सभी कैसे खेती करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। अभी लाइट नहीं है इसलिए मशीन बंद है। और ये अंदर की जो एक रूम है पार्टीशन करके जो लैब का बनाया है, तो ये रूम है, ये रोटरी शेकर है जिसपे हम शेकिंग करते हैं। ये रोटरी शेकर की मशीन है और ये इडली कुकर है। और ये कुछ दवाइयां है हमने बनाई हुई। जी ओम, आप कह सकते हैं अपनी बात क्या है आगे। आदरणीय डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं? संतोष जी कुछ मार्गदर्शन अगर देना चाहते हैं तो आदरणीय डॉक्टर संतोष सर। नहीं सर, जी ओम। धन्यवाद। आदरणीय हमारे चूंकि डॉक्टर किशोर दुबे जी की अभी बात पूरी नहीं हुई है, वो उन्होंने सिर्फ अभी उस पर सुझाव दिया था कि ये चीज़ कहाँ मिलती है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आए वो, और फार्म लैब के बारे में चूंकि आपका प्रवास भी रहा था, तो आप अगर कोई जोड़ना चाहते, सुझाव देना चाहते तो सादर आमंत्रित। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। ये फार्म लैब की जो मूवमेंट मैं बोलूंगा, मूवमेंट चालू करने में चौहान सर का बहुत अहम योगदान है, जो इतिहास में लिखा जाएगा। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी होती है, वो टेक्नोलॉजी को आमतौर पर बड़े उद्योगपति, बड़े कारखानदार प्रयोग करते हैं और उसके आधार पर लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं। तो इस रास्ते से न जाते हुए चौहान सर ने ये जो रास्ता किसानों की तरफ, और किसान स्वयं सीखे, उसमें 10 भी फेल वाला भी ये बात कर सके, इस तरह की तकनीक किसानों के दिशा में जो मोड़ दी है, मैं उसको एक अहिंसक क्रांति का कदम मानता हूँ। कि जैसा गांधी जी के समय में कि भी विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार करो, तो ऐसा बोल बोल के अंग्रेज तो वो कारखाने बंद करने वाले नहीं थे, लेकिन उसी को साइमल्टेनियसली उन्होंने स्वदेशी की मूवमेंट कि भाई चरखे का काम करो, हाथ करखा यूज करो और उससे अपने कपड़े अपने बनाओ। इस तरह से भी लोगों में क्रांति आ गई, तो निश्चित रूप से विदेशी जो वस्त्र थे उनका पहनावा बहुत कम हुआ। बस यही एक रास्ता है। मैं तो इस नजरिए से दिख रहा हूँ कि जितनी ये फार्म लैब बनेगी, फार्म लैब से बने हुए जितने भी इनपुट्स है, मतलब वहां बनने वाले जो इनपुट्स है, फर्टिलाइजर के रूप में हो या माइक्रोराइजा के रूप में हो, बुरशीनाशक के रूप में, पेस्टिसाइड के रूप में, इनका जितना इस्तेमाल बढ़ेगा उतना निश्चित रूप से जो जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है, केमिकल फंगिसाइड्स है,
इनका प्रयोग भी कम होगा। तो उनका प्रयोग कम करने के लिए सरकारी लेवल पे जो भी कदम होंगे नहीं होंगे वो अपने लेवल पे काम रहेगा, लेकिन किसान ने अगर तय कर लिया कि हाँ भाई ये कम खर्चे वाली चीजें मैं अपनाऊंगा, मैं इसी से मेरी ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा और इसी को बनाने के तकनीक जो है मैं मेरे गांव स्तर पे या 2-4 मिलके एक क्लस्टर के लेवल पे हम खुद करेंगे। और जैसा कि अभी वैभव जी ने बताया कि भाई चौहान सर ने वो जो 1 लाख वाली लैब थी उसके भी खर्चे कम करने का सोचा है, और उस तरह कम खर्चे में भी वो किस तरह से बनती है ये यदि सोचा है, तो मैं तो ये कहूंगा कि हर गांव में ये जहाँ पे 100 भी अगर किसान है और 100 किसानों ने भी 100 में से 10 किसानों ने भी अगर तय कर लिया और 5-5 हजार रुपया 7-7 हजार रुपया डाल दिया, तो निश्चित रूप से हर गांव में लेबोरेटरी खड़ी हो सकती है। और ये लेबोरेटरीज की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी और वहां पे 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में यानी एक जो काम चलेगा, तो वहां पे भाई हम जैसा कोई भी देवी देवताओं का काम करते हैं, नवरात्र में काम करते हैं, भाई अभी चलो आज के दिन तुम्हारा कल तुम्हारा, इस तरह से यदि एक एक सप्ताह में उसमें बैचेस लगाना है, कैंप करवाना है, वो यदि सिखाया जाता है और गांव के युवा युवतियां उसमें अगर सहयोग देते हैं, तो एक ही लेबोरेटरी में कई सारी बैचेस निकल सकती है। और वहां पे जैसा कि अगर 50,000 में 50 एकड़ का जो बोला है, तो उससे भी ज्यादा अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये क्रांति फैले, तो निश्चित रूप से जैसा हमारे यादव जी बोलते हैं कि पतंजलि भारत का भविष्य है, तो पतंजलि ये फार्म लैब के माध्यम से निश्चित रूप से भविष्य है, गरीब किसानों का भविष्य है, बड़े किसानों का भी भविष्य है और ऑर्गेनिक खेती का भी भविष्य है। इसी दिशा में कदम उठाने के लिए जहां जहां संभव है, जहां जहां जरूरत है, तो पतंजलि के माध्यम से और चौहान सर के प्रेरणा से एक जोड़ का नाता बन गया है। और जहां जहां भी ऐसी जरूरतें हैं, सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, महाराष्ट्र के बाहर भी, तो निश्चित रूप से पवन सर के माध्यम से यह सब देश लेवल पे भी प्रयास चल रहे हैं कि इस फार्म लैब्स को जितनी ज्यादा संख्या में हम बढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट की ऐसी और बाकी माध्यम से भी प्रयास चल रहे हैं कि वो तो प्रयासों को जब फल रूप आएगा तब आएगा, लेकिन तब तक भी हम अपने लेवल पे इनको प्रचार प्रसार करने में कोई कसर नहीं रख रहे हैं। मेहरा जी के नेतृत्व में वहां से 5 किसान आए और उन्हीं के लीडिंग से मध्य प्रदेश में ये तकनीक चला गया। वैसे और भी राज्यों के यदि किसान उसमें लीड रोल लेते हैं और उनको यदि जरूरत है तो कम से कम 10 सर ने तो बोला है, चौहान सर ने, कि मुझे अच्छे 5 या 6 भी किसान मिलते हैं तो भी मैं ट्रेनिंग दिलाऊंगा। और क्या बोलना, इतने बड़े साइंटिस्ट जो दूसरी जगह पे काम करते तो लाखों रुपए महीने में उनको सैलरी मिलती है, तो 5 और 6 किसानों को भी ट्रेनिंग देने के लिए वो तैयार है। तो हम आमतौर पर सोचेंगे कि 10 नंबर यदि हमारे पास रहता है तो एक साइजेबल नंबर होता है जो काम करने के लिए भी। तो 10-10 की बैचेस में ये इसके ट्रेनिंग जो है अलग अलग जगह पे हो और वहां से जाकर लोग अपनी अपनी लैब बनाएं और हर गांव में कम से कम 50-100 एकड़ यदि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो निश्चित रूप से यह आंदोलन ऐसा बढ़ जाएगा कि चरखे के माध्यम से जैसा स्वदेशी वस्त्र बढ़ गया था और स्वदेशी वस्त्र का पहनावा जितना बढ़ा तो उतना ही विदेशी वस्त्र का उपयोग होना ऑटोमेटिकली बंद हुआ। बस यही एक रास्ता मुझे दिख रहा है कि इसके माध्यम से हम जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के इनपुट्स है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के आउटपुट्स है, इसके माध्यम से हम बढ़ावे और निश्चित रूप से यह एक अहिंसक क्रांति, कृषि क्रांति, देश को और पूरे संसार को दिशा देने वाली क्रांति, इसके हम पाइक बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपका। और हम चाहेंगे कि फार्म लैब एक समिति, फार्म लैब निर्माण समिति या फार्म लैब संचालन समिति 5-7 किसानों के द्वारा बनाई जाए और उसका ये संचालन किया जाए
तो लगता है कि जैसा आप कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ अभी एक एक तहसील में एक एक फार्म लैब का अगर बन जाता है तो तहसील के किसानों को जब हम बताएंगे, उनको सिखाएंगे, तो निश्चित है कि गाँव गाँव ये लैब बन जाएगा। और लैब बनना बहुत ज़रूरी है। जो आज के लोगों में एक मंशा आ गई है कि जब सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर चर्चा करने लगी है, प्रचार प्रसार कर रही है, किसानों को मोटिवेट कर रही है, तो वो जो कंपनियां हैं वो मिट्टी और गोबर ओबर के जो नकली खाद बना करके ये चाल चलने लगे, किसानों को इस खेती से दूर रखा जाए और उसका बताया जाए कि इसमें लाभ नहीं है, इसकी उपज कम है, ताकि उसका केमिकल उनका लगातार बिकता रहे। उन्होंने एक टीम बगल में तैयार कर रखी है कि हम जैविक खाद भी बना करके बेचेंगे। तो अगर उससे हमें निजात पाना है तो ये फार्म लैब अपना बनाना पड़ेगा, जो आदरणीय डॉक्टर संतोष जी, दीपक जी ने अभी बताया है, और आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। मैं तो चाहूँगा कि इस पर ध्यान दिया जाए। पतंजलि भारत का भविष्य है, और पतंजलि में चूंकि आज आदरणीय पवन सर जी अब प्रवास पे हैं तो वो नेटवर्क में नहीं है, इस पर अपन चर्चा अलग से कर लेते हैं कि पतंजलि जो हमारा कार्यक्रम, चाहे वो जैविक प्रमाणीकरण का कार्यक्रम हो, पतंजलि फार्मर समृद्धि प्रोग्राम है, आने वाले समय में अभी अब हमारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलेगा। तो इस दौरान हमारी टीम जो विभिन्न राज्यों में जाएगी, उन राज्यों में जहां जाएगी जहां हम अपना प्रशिक्षण शुरू करेंगे, उस प्रशिक्षण के दौरान हम एक फार्म लैब तैयार करें, वहां 5-7 किसानों को तैयार करें, और अगर 50,000 की लागत आती है तो हम 5 किसान 10-10 हज़ार दे सकते हैं, 10 किसान 5-5 हज़ार दे सकते हैं, और अगर और कम है तो हम 1-1 हज़ार रुपये लेकर के हम 50 किसानों का जो हमारा बैच है उनको करके और हम एक फार्म लैब तैयार कर सकते हैं। और ये हमारा शायद लगता है कि इस पर अपन एक वेबिनार करें अलग से, और उस पर चर्चा करें, और चर्चा करके उसको मूर्त रूप दें और ये कार्यक्रम अपन शुरू करें। ऐसा हमारा सुझाव है। सदन में अगर इस मेरे सुझाव पर किसी का कोई कमेंट है तो सादर आमंत्रित है। सर, मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। हेलो स्वागत है, आपका स्वागत है। सर, अभी एमपी में मई महीना में एक आईसीएआर का सोयाबीन का महाकुंभ मेला था, और उसमें हम तोटावार सर ने वाशिम डिस्ट्रिक्ट हर एक राज्य का एक एक स्टॉल लगाया गया था उधर। तो जैसे कि एमपी के कुछ स्टॉल थे, गुजरात के थे, राजस्थान के थे, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, सभी राज्य के एक एक दो दो स्टॉल थे वहां पे। कि कौन जैसे कि अलग अलग स्टॉल थे कि सोयाबीन की खेती में क्या चल रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, अलग अलग स्टॉल लगाए हुए थे 25 से 30। तो वाशिम डिस्ट्रिक्ट से हमें तोटावार सर हमें लेके गए उधर, और उनका कुछ सोयाबीन का जो बारे में उन्होंने कुछ मशीन लेके गए थे तोटावार सर, और हमारी लैब का जो सामान था, जैसे रोटरी शेकर, इडली कुकर, कैसे लैब में काम किया जाता है, वो एक हमने सब वहां पे स्टॉल लगाया था। तो सभी स्टॉल में आईसीआर का जो एक कुंभ मेला था जैसे सोयाबीन का, तो उस कुंभ मेले में पूरे इंडिया के जो स्टॉल थे, उस इंडिया के सभी स्टॉल में हमारे स्टॉल का पहला नंबर आया था सर, वाशिम डिस्ट्रिक्ट का। ये देख के सब वहां के जो साइंटिस्ट थे, सभी जो आयोजक थे, सभी किसान भाई थे, सब देख रहे थे कि ये चीज है क्या। किसान भाई अगर खुद की दवाइयाँ खुद बनाए तो वो लोग भी बहुत उसमें विचार कर रहे थे। और वो जो हमने वहां पे प्रेजेंट किया था, तो वहां पे अवान भी थे और सर साथ आए थे, तो वहां पे हमारा पहला नंबर आ गया था सर। आदरणीय दीपक जी, आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं कि आपका पहला नंबर उसमें आया। परंतु सरकार ने उस पर कोई आपको कोई कमेंट किया या कोई आगे बढ़ाने के लिए कोई हाँ, पारितोषिक पे, और कुछ साइंटिस्ट थे वहां पे, उन्होंने कहा कि हम भी आपकी अलग अलग तरीके से मदद करते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं हम। और वहां से फोन भी आते हैं और हमको दवाइयाँ भी भेजते हैं। क्या आप जो है और लैब के बारे में भी
लैब के बारे में भी सोच रहे हैं वो लोग कि हम वहां पे लैब चालू करना चाहते हैं। बहुत अच्छा काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम है जो अपना दैनिक योगार कार्यक्रम या जैविक खेती या प्राकृतिक खेती का है, जो भी भारत सरकार का जो मिशन चल रहा है, अभियान चल रहा है, इसमें फार्म लैब अति आवश्यक है। ये महत्वपूर्ण कदम है, ये नींव का पत्थर है। जब तक हम मंजिल अगर प्राकृतिक जैविक खेती की मंजिल अगर खड़ी करना है तो हमें फार्म लैब की नींव का पत्थर जरूर लगाना पड़ेगा, नहीं तो मंजिल खड़ी नहीं होगी। किसान को हमें स्वयं जो है आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। इस दिशा में डॉक्टर किशोर दुबे जी और दीपक जी, संतोष जी, शरद जी भी इस कार्यक्रम में जो इसमें जुड़े हैं। और हमारे रघुवीर सिंह रावत जी हैं, विदेशी सेमवाल जी हैं, कुंडली पुनियाल जी हैं, रवि आदित्य जी हैं, भुवनेश्वर जी हैं, विभिन्न जो हमारे वैज्ञानिक, इनके साथ हम एक वेबिनार कर लेते हैं, उस पर चिंतन कर लेते हैं कैसे हम इसको करें और एक प्रोजेक्ट बनाएं, भारत सरकार को इस फार्म लैब का दें और इसको जो है आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, काम तो करें, परंतु ये सरकार का कार्यक्रम ही चल रहा है, तो फार्म लैब को हम एक तहसील स्तर तक तो अभी हाल का प्रोजेक्ट में रहे कि तहसील स्तर पर हम स्थापित करें, तहसील स्तर पर हम किसानों को अवगत कराएं, प्रशिक्षण दें, इसके बाद फिर किसान अपने गांव-गांव में ये फार्म लैब की स्थापना करें। ऐसा हमारा सुझाव है कि ये हम कारगर हो जाएगा ये, और निश्चित है क्योंकि सरकार की मंशा है, सरकार बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और संपर्क करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा, उनसे मीटिंग करना पड़ेगी, उनसे समय लेना पड़ेगा। तो इसके लिए एक समिति अपन बना करके और इसको आगे बढ़ाएं, ताकि अभी 1 साल समय है, 1 डेढ़ 2 साल समय है सरकार का, क्योंकि फिर आचार संहिता लग जाती है। तो इसके पहले हम एक वेबिनार कब कर लें, आपस में चर्चा कर लें और इसमें इस पर आगे काम करें। मैं शरद वर्मा जी इसमें उपस्थित हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी अपना सुझाव दें। आदरणीय शरद वर्मा जी, नर्मदापुरम से। जी ओम, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज जो दीपक जी ने और जो चौधरी सर ने जो बताया वो नींव का पत्थर साबित हो सकता है। और दुबे सर ने कहा कि जैसे महात्मा गांधी जी ने जिस प्रकार से विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कराया था, वैसे ही ये भी प्रोजेक्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और पतंजलि के माध्यम से ही इसको पूरे हिंदुस्तान में फैलाया जा सकता है। इसका ये प्लेटफॉर्म जो पतंजलि का है, ये विभिन्न राज्यों से होते हुए पूरे संपूर्ण भारत को कवर करता है। इसलिए इस पे वेबिनार जो मुनीलाल सर बोल रहे हैं, मैं को लगता है कि ये बहुत अति आवश्यक है और इसको किया जाना चाहिए। जी ओम। धन्यवाद आदरणीय शरद वर्मा जी। और आप हमेशा जी, आदरणीय संतोष जी चौहान साहब, डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। सर एक्चुअली जैसा हम लोग पिछले 3.5 साल से इस सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो इसमें जो चीज़ें हमें ऐसा लगती है कि जितने आसानी से सारी चीज़ें किसान भाई तक पहुंचा भी जावे, तो उसी चीज़ों का हम लोग अभी और नया जो इनोवेशंस बोलते हैं वो करने का काम शुरू किया है। और एक चीज़ जो हमें पर्सनली फील होती है कि मान लो आज एमपी या यूपी से कोई बंदा अगर पूना अगर हम बुलावे, तो आने जाने का भी खर्चा होता है, टाइम खोटी होता है। तो ये अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी अगर हम लोग कंडक्ट कर पावे, तो उसका हम लोग नियोजन कर रहे हैं। और जैसा यानी अगला 3 या 4 महीना में ये जैसा वाशिम का तो ट्रेनिंग सेंटर होगा ही, लेकिन उसके अलावा हम लोग पूना में एक अच्छा सेंट्रलाइज ऑर्गेनिक स्टोर और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर ऐसा स्टार्ट करने का सोच रहे। उसमें एक आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मार्केट में जैसा एक जाइम का जो एक खाद मिलता है जाइम नाम से, तो ये खाद ये जो खाद है, ये खाद 500 रुपया से 700 रुपया के नीचे मिलता नहीं है। लेकिन वही खाद अगर हम अपने फार्म लैब में अगर बनावे तो वो 150 से 200 रुपया में बन जाता है। तो इन सारी जो चीजें है कि जो समुद्री घास है सर, वो समुद्री घास से बनता है क्या? हाँ, वो सीवीड से बनता है। और वो सीवीड जो है, वो सीवीड से हम लोग कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं।
जैसा दीपक भाई ने जो आपको ग्रैनुल्स दिखाए, तो शुरुआती हम लोग साबूदाना पे करते थे, बाद में फिर सोचा तो हम लोग चावल पे बनाना शुरू किए, आज हम सोयाबीन की वड़ी पे बनाते हैं, या जैसे हम लोग बेसन से बेसन की बूंदी बनाते हैं, बूंदी पे भी कोटिंग कर सकते हैं, या फिर गेहूं का आटा होता है वो आटे पे भी हम लोग कोटिंग कर सकते हैं। तो नए नए जो इनोवेशन है वो सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिसको मशीन्स नहीं लगती, विदाउट मशीन्स भी कुछ खाद हम लोग बना सकते हैं। और किसान भाइयों को अगर हम लोग वीडियो शेयर करते हैं तो वो आसानी से ये सारी चीजें अपने गांव में देहात में बना सकते हैं। और जो एक ऑर्गेनिक स्टोर का जो एक कंसेप्ट पूना में या वाशिम जिला में एरंडा में जो करने का सोच रहे, उसका एक यही तात्पर्य है कि इस तरह का स्टोर जब प्रशासकीय लोग जब देखेंगे तो फिर ये हर गांव में प्रशासन के माध्यम से बोलिए या अपना जो भी प्राइवेट फर्म्स होती है उनके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ये आशा है कि यह कंसेप्ट जैसे हम लोगों ने एक लेबोरेटरी से स्टार्ट किए, आज के डेट में एक अराउंड 24 लेबोरेटरीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी है। और जैसा अगला 15 दिनों में जैसा एक आयुष मिनिस्ट्री का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी है उनके माध्यम से भी एक लेबोरेटरी फार्म लैब जो ट्राइबल फार्मर से आदिवासी किसान भाई है उनके लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी उसका सारा काम हो चुका है। तो इसी तरह से जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होवे, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र होवे या कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके माध्यम से एक अराउंड जो 24 लेबोरेटरीज है वो तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी है। और आने वाले 2 महीना या 3 महीना में एक अराउंड 4 से 5 लेबोरेटरीज प्राइवेट लेवल पे भी स्टार्ट होने का प्लानिंग चल रहा है। लेकिन इसी तरह से हर जिले से या हर राज्य से अगर इसको एक प्रमोट किया जावे तो मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह ये फार्म लैब अच्छे से एस्टेब्लिश हो सकती है। जी ओम। बहुत सुंदर आदरणीय डॉक्टर चौहान सर, मेरा ऐसा निवेदन है जैसा आपने कहा है कि सरकार चाहे वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार जैसे मध्य प्रदेश सरकार है अभी, मध्य प्रदेश में हमारे जो कृषि मंत्री हैं कमल पटेल जी और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, ये दोनों की बहुत तुरंत मंशा है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक खेती जैविक खेती का हर हालत में इसका जो भी फार्म लैब करने के लिए अगर आप प्रोजेक्ट बना करके देंगे, उससे भेंट करेंगे, तो निश्चित है ये मध्य प्रदेश में सारे तहसील स्तर पर जहाँ जैसा प्रोजेक्ट में अपन प्रदर्शित करेंगे वो लागू करवा देंगे। अब आपको उसका संचालन के लिए अपन को एथराइज कर देंगे और सरकार उसमें मदद करेगी। जो भी उसका अपन खर्च कहेंगे, उसका जो इसका खर्च आता है उसको स्थापित करने का टोटल वो सब कुछ करके, क्योंकि वो अब फिर केंद्र सरकार की बात आई, केंद्र सरकार में भी माननीय नरेंद्र तोमर साहब बैठे हुए हैं, वो निश्चित है इसमें कदम उठा रहे हैं। सर क्या है, सरकार जो बना रही है, जो लिख रहे हैं, जो कर रहे हैं, और अगर आप करते हैं, आप करते हैं तो अपनी सोच अच्छी है कि अपन लगातार मेहनत करते हैं और ऐसे पर्सन अगर उनको मिलते हैं तो वो निश्चित है कि हम देश में जल्दी से जल्दी शीघ्रता से इस फार्म लैब को स्थापित कर लेंगे। नहीं तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो नकली खाद बना बना करके किसानों को बेच रही हैं, लूट रही हैं, ये और हावी हो जाएंगी। इसलिए हमारा निवेदन है कि इस पर ध्यान दिया जाए और इस पर आज सदन में उपस्थित जन अपना अनम्यूट करके कोई भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हो वो देने का कष्ट जरूर करें। हमारे साथ रामकृष्ण रघुवंशी जी भी जुड़े हैं। जी नमस्कार। जी बनेश सिंह जी मेरा सुझाव ये था कि जैसे प्रत्येक जिले में अपने जैसे शरद वर्मा जी है, रामकृष्ण रघुवंशी जी है, और राजस्थान से या पंजाब से हर जगह से अलग अलग क्षेत्र से जो अपने मुख्य अतिथि रहे हैं और प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उन सभी को पतंजलि से प्राकृतिक खेती प्रचारक नियुक्त किया जाए और उसका एक प्रमाण पत्र दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा कि
जैसे मीडिया वाले मिलते हैं, कोई शासकीय अधिकारी मिलते हैं, तो उसको एक प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं हम उनको कि हमको वहाँ से नियुक्त किया गया है, इसका के माध्यम से हम प्राकृतिक खेती का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपने जो कहा है इसके लिए आप आगर जिले में जो भी काम करने के लिए तैयार हों अपने बंदे, जो योगाहार कार्यक्रम से जुड़े रहे हों या नहीं जुड़ पाए हों, लेकिन अगर जैविक खेती में वो अपना योगदान देना चाहते हैं तो उनकी सूची बना लें। समय जल्दी जल्दी आने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार पतंजलि के साथ काम करने वाली है और उसके साथ जो समर्पित व्यक्ति हैं जैविक खेती के लिए, रही बात उसका प्रमाण पत्र की, तो क्या है, जब वो प्रशिक्षित हो जाएंगे तो प्रशिक्षित होने का प्रमाण पत्र मिलता है। वो जैसा हमारे आरपीएल में अभी हुआ है जैविक इसका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत उन सबको प्रमाण पत्र दिया गया था जिन्होंने टीओटी की, ट्रेनर बने, ट्रेनर का प्रमाण पत्र मिला, जो किसान प्रशिक्षित हुए उनका प्रमाण पत्र मिलता है। तो वो सब मिलता है। आप तो ऐसे लोगों का चयन कर लें कि जो समर्पित भाव से जैविक खेती के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। तो आगे आने वाला समय बिल्कुल जल्दी जल्दी आ रहा है और मैं इसमें फार्म लैब के संबंध में चर्चा करने के लिए आदरणीय रघुवंशी जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आप भी अपना सुझाव देने का कष्ट करें। जी सर, ओम। जैसे कि चौहान सर ने बोला है और उसका लगभग 70% एक काम मुझे भी चौहान साहब ने सौंपा था जब मैं ट्रेनिंग में गया था वहाँ पुणे। तो वो जो शेकर है वो लगभग हमारा 70% तैयार हो गया है, 30% बचा है। तो उसका 2-3 चीजें मैंने सेंसर वहां से बुलवाए हैं दिल्ली से, तो वो सस्ते से सस्ते में वो शेकर तैयार करके और एक लैब हम लोग भी यहाँ पे स्थापित करने वाले हैं। इसलिए चौहान सर को बुलाना भी है। काफी दिन से प्लानिंग भी चल रही थी, कुछ दिन से आप भी सतत देख रहे थे, बारिशों की वजह से कुछ अवरोध आया, नहीं तो अभी तक वो लैब हम स्थापित कर चुके होते। दूसरा मैं ये चौहान साहब को बोलूंगा कि एक बार मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम को आके विजिट करें, जहाँ पे लैब स्थापित करनी है वहाँ की वो व्यवस्था भी हमने करके रखी है चौहान सर के लिए। और चौहान सर का एक सपना था कि ये जो लैब में जो खर्चा लगता है, वो जो मशीन आती है वो अपन उसको 5,000 के अंदर लेके आए। तो हम सब वही तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो मशीन की जो बात चल रही है, मैं जैसा अभी एक जो मशीन अभी आता है एक अराउंड 30,000 तक आपको विद जीएसटी ट्रांसपोर्ट ये सारी चीजें आ जाती है जी। लेकिन पिछला 2 महीना पहले हम लोगों ने एक शेकर मंगाई थी, मेरे पास में अभी आई है, लेकिन वो शेकर की कॉस्टिंग एक 10,000 के आसपास आई है जी। पर उसका जो परफॉर्मेंस चाहिए अभी हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंजीनियरिंग वाले बंदे होवे अगर वो उसमें ध्यान देवे तो ये मशीन मेरे हिसाब से 10,000 से अंदर अच्छे से बन सकता है। सिर्फ उस पर थोड़ा एक R&D या इनोवेशन करना जरूरी है। नहीं चौहान सर, वो आप जो बोल रहे हैं ना वो विदिन 5,000 के अंदर ही अंदर सब हो जाएगा। और उस पर मैंने काफी R&D कर ली है, मटेरियल इकट्ठा कर लिया है और एक इंजीनियर मेरे साथ है इसमें, उसको साथ में लिया है मैंने। अब रही बात है कि उसका टाइमर जो है, आप जो बोल रहे थे कि वो उसको शेक करने के लिए उसका जो टाइमर है वो सब ऑटोमेशन में होना चाहिए, इसीलिए, वरना बाकी तो कोई विशेष विषय नहीं है। और शेकिंग की स्पीड क्या होनी चाहिए वो भी मैं आपसे मुझे जानना था। वो जैसा 100 से 120 RPM होना चाहिए इसका जी। और एक चीज ना सर, जैसा जो हम लोग घर में फैन लगाते हैं, फैन जी, तो जिसमें 3 ब्लेड होते हैं, तो वो ब्लेड निकाल के जो पार्ट रहता है उस पार्ट का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि जो कांच की फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क, उसके अलावा हम लोग जो प्लास्टिक की डिब्बी आपने देखी थी ट्रेनिंग के दौरान, जी सर देखी थी, तो वो प्लास्टिक की जो डिब्बी होती है उसका वेट नहीं होता है। तो जैसा फैन चलता है उसी हिसाब से उसके ऊपर अगर हम लोग कुछ लगा के वो डिब्बी भी अगर शेकिंग हो जावे तो अपना काम बन सकता है। और फैन की यानी जो भी चीज है मेरे हिसाब से 1,500-2 हजार रुपए में होता है वो। पर कहने का ये मतलब है कि वो लॉन्ग टर्म चलना चाहिए, कम से कम जो भी मशीन बने वो 6 महीना से 1 साल तो चलना ही चाहिए अच्छे से।
नहीं नहीं, वो मशीन तो सर बहुत लंबा भी चलेगी, उसकी लाइफ भी ज्यादा होगी, क्योंकि वो सब आर्मेचर बेस्ड व्यवस्था होती है। उसमें अगर मैग्नेटिक बेस उसको बनाएंगे तो उसमें घर्षण कम होगा। घर्षण कम होने के बाद बेरिंग का कम से कम यूज है, तो वो उसमें ज्यादा मूविंग पार्ट्स जो है उनमें ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से उस एंगल से देखा जाए तो वो काफी लंबी चलेगी। क्योंकि वो मशीन अगर बन जाता है सर, तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ ये घर घर पे लैब हो सकती है। मैं तहसील की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर घर की बात कर रहा हूँ। हर किसान भाई के घर में ये लैब हो सकती है। वो ये ठीक है सर, आप जो बोल रहे हैं उसको क्लस्टर लेवल पे भी कर सकते हैं या ग्रुप के लेवल पे भी कर सकते हैं, और अगर घर घर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन व्यवहारिक तौर पे जैसे ही आप ये कहना, क्योंकि उतना स्किल्ड और वो ट्रेनिंग का पार्ट बहुत सारे विषय हैं इसमें, तो अगर हम ग्रुप में भी लोगों को ट्रेन कर देंगे तब भी चल जाएगा वो तो। हाँ नहीं, अभी अभी सर हम लोग जो पिछला जैसा आपकी जो ट्रेनिंग हुई थी, मई महीना में ट्रेनिंग हुई थी, जी लेकिन पिछला 4 महीना में सर कुछ ऐसी चीजें बनी है कि मैंने जो हम लोग पहले सोच रहे थे कि यार 1 लाख रुपए खर्चा लगेगा, लेकिन ये 50,000 में भी काम स्टार्ट हो सकता है। जी और इसी तरह से अगर मशीन में इनोवेशन आ जावे, तो क्योंकि मशीन का ही कॉस्ट 30,000 रुपया है वो 50,000 में, जी तो जी जी, मशीन अगर 5,000 रुपये में आ जाए तो आप सोचिए कि वो कॉस्टिंग कितना कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यही चीजें अब चल रही है सर। यानी मेरे हिसाब से अगले 6 महीना में और कुछ अच्छा नया चीज सामने आएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर जी उसके ओम। ऊपर का जो मशीन के ऊपर का जिसमें हम शेकर को होल्ड करते थे रखते थे, वो जो स्टील की स्प्रिंग लगी रहती थी, वो मटेरियल तो आपके उधर पे मिल जाएगा ना सर? सर एक्चुअली उसका क्लैंप हम लोग बना सकते हैं ना, जुगाड़ क्लैंप कर सकते हैं उसमें। हाँ ठीक है, बस मैं उसी की चिंता था, और बाकी मैं इसको ट्रांसपेरेंट बना रहा हूँ, जिसमें कि आपको मूविंग पार्ट्स आप देख भी सकते हो, अगर कोई फॉल्ट हो तो ऊपर से दिख जाता है वो तो। नहीं, और जैसा कुछ कुछ आईआईटी जो इंस्टीट्यूट्स है इंडिया की, जी तो जो टू वे टेप होता है ना सर अपना, वो जी टू वे टेप पे भी हम लोग चिपका सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो बार बार टू वे टेप चेंज करना पड़ता है। क्लैंप अगर मिल जावे, जुगाड़ क्लैंप, तो वो सस्ता पड़ता है सर। जी 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 सर। वो क्लैंप तो बन जाएगी सर, वो क्लैंप का कोई इशू नहीं है। क्लैंप मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे सेपरेट क्लैंप कहीं मिलता है तो वो अगर मिल जाए तो फिर वो मैं आपसे बात करता हूँ सर। हाँ सर, अभी और मैं इसको डीसी में बना रहा हूँ टोटल। ओके, ठीक। जी अगर मैं जी वही कह रहा हूँ सर, अगर वो मोटा यानी वो शेकर अगर 5,000 से अंदर किसान भाई को मिल जाती है, तो जी ये घर घर पे लाभ हो सकती है सर। जी 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 सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और रघुवंशी जी, कम लागत में फार्म लैब तैयार करने की बिल्कुल काम कर रहे हैं, और इनका कंप्लीट हो जाएगा तो आदरणीय संतोष जी वहाँ पधारेंगे नर्मदापुरम में, और सभी किसानों को हम वहाँ बुलाएंगे। और मैं तो कहता हूँ ये नर्मदापुरम मध्य प्रदेश का पहला जिला जैविक बनेगा। हमारे शरद वर्मा जी ने जो है आश्वस्त किया है, तो ये जी सर। सदन इस ओर से बिल्कुल ही हम एक काम पर लग जाएंगे, क्योंकि अब हमें नर्मदापुरम को जैविक नर्मदापुरम बनाना है 100%। तो जी शरद जी। इधर जैविक जैविक बनाना है सर नर्मदापुरम को, बिल्कुल। और इस मंच के माध्यम से ही हम बना पाएंगे, ये भी बिल्कुल दिखने लगा है। मध्य इसमें प्रदेश में सब सदन में जो भी बात करते हैं सब बराबर हैं। और चाहे वो शरद वर्मा जी कहें, चाहे रघुवंशी जी कहें, डॉक्टर चौहान साहब कहें, या दीपक जी कहें, या रंजना जी कहें, या कोई भी रमेश चंद्र मेहरा जी कहें, कोई भी ये बात कहे, वो सदन की बात है, और अपन इस पर विचार कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा हमारे साथ चूँकि वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद भट्ट जी जुड़े हैं, जो अपनी छाप हमेशा जहाँ जाते हैं हमेशा व्यक्तियों का दिल जीतते हैं, और चर्चाएं आपकी लगातार चलती ही रहती हैं। और आप में बड़ा स्वभाव सरल और भाव आपकी बहुत उत्तम है, और आप हमेशा जनमानस के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि वहाँ अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। डॉक्टर विनोद भट्ट जी। जी ओम प्रणाम। आपने इतनी तारीफ कर दी कि अब कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है। हेलो। तारीफ नहीं है, तारीफ
का नहीं है। अगर हम आपके बारे में चर्चा करने लगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, जहाँ जाते हैं चर्चा करते हैं वहाँ आपका नाम आता है। हमने तो सिर्फ थोड़ा सा संकेत किया है, हमने तारीफ नहीं की है। चलिए, आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का ही प्रेम है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो बहरहाल ये जो फार्म लैब का जो कंसेप्ट है ये बहुत ही अच्छा है, और अगर ये जिस तरह से चौहान जी ने शुरू किया है इसको, और इसमें अगर इसको और गति मिल जाए तो निश्चित रूप से ये एक क्रांतिकारी कदम होगा। क्योंकि किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या है कीट नियंत्रण, और उसका जो अगर रोग नियंत्रण, तो अगर रोग और कीट नियंत्रण हो जाए तो उससे फिर बेहतर कुछ हो नहीं सकता, और वो भी बहुत ही सामान्य साधारण खर्चे पे और सामान्य तरीके से। क्योंकि जो इसमें इसमें जो है किसान छोटा, मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा किसान की, पढ़े लिखे व्यक्ति की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज क्या होती है कि कोई भी चीज अगर मन से सीखी जाए तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे भी जो मतलब लैब्स में भी जो पहले टेक्निकल असिस्टेंट होते थे वो हाई स्कूल इंटर ही पास होते थे, उससे ज्यादा नहीं होते। क्योंकि उसमें केवल एक व्यक्ति को बस थोड़ा टेक्निकल ओरिएंटेशन होना चाहिए उसका। तो ये बहुत बढ़िया बढ़िया कदम है, और अगर ये एक लार्ज स्केल पे होता है तो इससे न केवल किसान को फायदा होगा बल्कि हमारा जो पर्यावरण है उसमें भी फायदा होगा। किसान की आय भी बढ़ेगी उससे। जैसा कि ये अभी आज जो हमारे दीपक जी ने उन्होंने बताया, तो ये दीपक जी जैसे एग्जाम्पल काफी खड़े किए हैं चौहान जी ने। चौहान जी को एक बार पुनः बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ, और आप इस तरह ही काम करते रहें। ये इस अभिलाषा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। ओम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी का भी मैं कोई कमेंट अगर हो तो सादर आमंत्रित है। ओम। सदन को मेरा प्रणाम। मैं यही कहूँगा कि आदरणीय रघुवंशी जी और आदरणीय डॉक्टर चौहान जी मिलके इस फार्म लैब को लो कॉस्ट पे ले आएंगे जैसे लग रहा है। फिर इसमें मुझे लगता है कि 15,000 में भी लैब इस्टेब्लिश हो जाएगी। और ये भी कोशिश करनी चाहिए कि ये सभी चीज़ें एक ही सेंटर से एक प्रदेश में मिले। जैसे कि अब ये मैन्युफैक्चर अगर करते हैं तो यहाँ से सभी चीज़ें उसकी यूटिलिटी जितनी भी है एक लैब को इस्टेब्लिश करने में वो एक जगह से सब जगह प्रसारित हो। मैं विशेषतः जो आपने प्रपोजल रखा आदरणीय मुन्नी लाल भाई जी ने कि एक प्रोजेक्ट बनना चाहिए, और जिसमें मध्य प्रदेश में काफी आदरणीय मुनीलाल जी का प्रभाव है। और अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो मुझे तो लगता है 100% वो प्रोजेक्ट पास भी होगा, और इस पे भी कार्य करना चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियल अगर एकदम तैयार हो और तब तक ये इक्विपमेंट वाला इश्यू भी सुलझ जाए तो फिर तुरंत इसको फैलाने में दिक्कत, और सरकार को भी ये लगेगा कि भाई इसमें बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं है। तो इस दिशा में मुझे लगता है कार्य होना चाहिए। इस एक प्रोजेक्ट तैयार होना चाहिए, और पतंजलि के साथ मिलके या आदरणीय चौहान जी इस प्रोजेक्ट पे काम करें, और चाहें तो हम इसमें सहयोग सभी लोग करें। मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरा यही कहना है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय रावत जी। आपने जो कहा है बिल्कुल सही है, और सरकार बिल्कुल तैयार है। सिर्फ हमें प्रस्तुत करना है अपना प्रोजेक्ट, और आप जैसे सभी जैसे डॉक्टर संतोष जी चौहान जी हम सब मिल करके एक प्रोजेक्ट तैयार करें
और इसको हम सरकार के समक्ष रखें और वो क्योंकि अब जरूरी है, नहीं अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरा कोई करेगा और दूसरा करेगा जिनकी मंशा गलत है, जिनकी सोच खराब है, जिनको सिर्फ किसानों को लूटने की मंशा है, वो करेंगे ही। अगर आप नहीं करेंगे तो वो करेंगे। इसलिए हमें करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी चिंता है किसानों का कल्याण करने की। और आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और 8:03 हो गए हैं। मैं ठाकुर साहब कुछ बोलना आदरणीय चाहते हैं? भुवनेश्वर जी सर। ठाकुर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उंगली उठा रहे, थोड़ा उनको भी मौका दीजिए। उंगली की तो उनकी रोज उठ रही है। अब आइए, स्वागत है ठाकुर जी, आइए साहब। कहाँ हैं? आमंत्रित हैं? देख कहाँ रहे? हेलो। हाँ जी हेलो। हेलो। जी आवाज आ रही है। आवाज आ रही, हाँ पहले आपने अनम्यूट नहीं किया था इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, मैं कहने जा रहा था, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मास्टर ट्रेनर एसपीएनएफ सभी को संसाधन भंडारण का कुछ अनुदान दिया था। मैं चाहूँगा कि अगर वो अनुदान 10,000 से बढ़ा करके 50,000 किया जाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि जो हमारा एसपीएनएफ का जो क्या बोलते हैं उत्पाद जो है इससे बढ़ेगा और गति मिलेगी। जैसे आपका ये ब्रह्मास्त्र, अग्निस्त्र या जीवामृत, घन जीवामृत बहुत ज़्यादा स्तर पे ये बढ़ेगा। मैं चाहूँगा कि सदन के माध्यम से कि इसको थोड़ा प्रमोट किया जाए, 10 से 50,000 किया जाए, ताकि जिनके पास गाय नहीं है या इस तरह का प्रोडक्ट नहीं बना सकते वो उन लोगों से खरीदे और इस तरह से उनकी भी आय बढ़ेगी और किसानों का खर्चा भी कम होगा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय ठाकुर दास जी। जैसा आपने कहा है कि उसको अनुदान को बढ़ाया जाए, ये अनुदान फार्म लैब के लिए ही अगर प्राप्त हो और हर किसान फार्म लैब तैयार करे तो कैसा रहेगा? और भी अच्छा, और भी अच्छा। क्योंकि मार्केट से खरीदने की जरूरत, क्योंकि मार्केट में कई लोग हमारे पास आए हैं, इसलिए हम अनुभव की बात कर रहे हैं। बोले भैया चूंकि नाम पतंजलि का अच्छा है, आपका नाम अच्छा है, आप ऐसा करो कि मेरे साथ खाद बनाने वाली वो एजेंसी खोल लो। मैंने कहा कैसे बनेगा? बोले 15-20 ट्रॉली तालाब की मिट्टी भरवा लो और उसमें थोड़ा सा गोबर डाल दो, गौमूत्र डाल दो और बना बनू के और बढ़िया सुखा के और बोले पैक कर दो। ये भाव जैसे मैंने सुने तब से मैं जी जी स्वागत है। आपकी बात ठीक है, मैं सहमत हूँ। लेकिन जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो जीवामृत, घन जीवामृत, सप्तधान्य अर्क या ब्रह्मास्त्र, अग्निस्त्र या दशपर्णी अर्क, ये स्वयं किसान बनाता है और स्वयं बेचता है, अच्छे किसानों को, जो करने वाले किसानों को देता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इस 10,000 से 50,000 किया जाए तो ये प्राकृतिक खेती के लिए काफी गति मिलेगी। बहुत अच्छा सुझाव है आपका। और इस पे आप जो है डॉक्यूमेंटेशन करें और इसकी मांग करें और एक पत्र जो है इधर भेज दें, और चूंकि वो संबंधी जन को भारत सरकार को भिजवा दिया जाएगा और उस पर संज्ञान भी लिया जा सकता है। अपन प्रयास करेंगे। अच्छी बात है, किसानों के हित में तो जो भी जितना अधिक से अधिक काम हो सके उसमें हमें करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ठाकुर दास जी। आप इसको डॉक्यूमेंटेशन जरूर करें, डॉक्यूमेंटेशन करके ही भेजिए और एक सदन में एक हर कार्यक्रम के माध्यम से इधर भेज दें और ये भारत सरकार के पास पहुंचा दिया जाएगा। आदरणीय हमारे रूप सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, आमंत्रित है सर। जी सभी को नमन, प्रणाम। और आज का जो विषय रहा बढ़िया, मैंने सुना है, काफी वो लगा है और सभी को ये इसकी तरफ बड़ा ध्यान गया ये लैब को लेकर, बैक्टीरिया बनाकर। और अभी आदरणीय कह रहे थे कि जीवामृत, घन जीवामृत तो ये सब बना रहे हैं। ये भी एक किसान की छोटी मोटी लैब है
इस पे भी काफी लोग काम कर रहे हैं। अभी मैं खेत में गाय लेके जा रहा हूँ चराने के लिए, तो सुबह गाय छोड़ के खेत में जा रहा था, चर्चा सुन रहा था। रूप सिंह भैया, आप है ना गाय लेके जाते हो तो थोड़ा उसको बांसुरी भी सुनाया करो, बड़ा आनंद आता है। देखो फिर गाय का व्यवहार और दूध दोनों में परिवर्तन आएगा। ये प्रायोगिक चीजें हैं, हंसने की बात नहीं है। जी जी बिल्कुल। एक बांसुरी बजाया करो और फिर देखो उसके 4 दिन के 8 दिन के दूध का उसको संगीत सुनाओ, बड़ा मजा आएगा। और जब बांसुरी बजाएंगे गोपियां आ जाएंगी तो तुम निपटाओगे। हैं, बांसुरी बजाओ करे कि मरवाऊ थे रघुवंशी जी हैं। गोपियां अच्छा, आएंगी। वो तो सदन में कृष्ण सभी जी लोग थे, मेरी बात सुन रहे हैं। वो तो कृष्ण जी थे तो ठीक थे। रूप सिंह जी को मत दिलवाओ। संगीत से दूध का उत्पादन अच्छा होता है, ये प्रमाणित है। बहुत अच्छा प्रस्ताव है। चलो बांसुरी बजाना शुरू कर दो रूप सिंह जी, ये मजाक की बात है। कोई चिंता नहीं करना। चलिए मैं आज जब बांसुरी बजानी है तो मैं रंजना जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आज के सबका आभार ज्ञापित कर आज के सदन को विराम को ले जाएं। आदरणीय बहन रंजना जी। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। सदन में सभी को प्रणाम। ओम। आज की कक्षा बहुत सुंदर रही। आज के हमारे योग टीचर जानकी जी ने बहुत सुंदर तरीके से कक्षा ली, उनका धन्यवाद, आभार। और इसी के साथ आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय दीपक भाऊ घुगे वाशिम से, उन्होंने भी बहुत सुंदर तरीके से उनके लैब का दर्शन दिया और मार्गदर्शन भी किया। बहुत सुंदर है। हमारे किसान खुद प्रोडक्ट बनाते हैं, खुद भी प्रचार करते हैं, वैज्ञानिक बन रहे हैं हमारे किसान। ऐसे ही हमें मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, सब जगह पर हमें किसान को ऐसे ही वैज्ञानिक बनाना है और आने वाली पीढ़ी को भी इसमें शामिल करना है। युवा पीढ़ी को तो ज्यादा सम्मिलित करना होगा। तो हमें आयुर्वेदिक कॉलेज, चाहे ऐसे कॉलेज में भी हमें बच्चों को थोड़ा जैविक की तरफ लाना होगा, तो वो भी हमें योगा के साथ शिक्षा देनी होगी। और आज की सदन में बहुत सुंदर चर्चा रही। इसी के साथ हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन होते हैं उन सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ सबसे पहले। और ये हमारा कार्यक्रम जो बनाया है आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब, उनका तो रोज ही सबके ऊपर वो सबका बहुत स्तुति से प्रशंसा करते हैं, मगर उनकी प्रशंसा मैं करती हूँ। रोज नियमितता से लिंक खोलना, सबको स्नेह से और आदरता से सभी का मान सम्मान, बहुत सुंदर सबको एक एक को लेके वो बुलाते हैं और अच्छे से हंसी खुशी से हमारा ये 8 बजे तक का कार्यक्रम चलता है। तो उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और आदरणीय बहन राजश्री कुशवाहा जी, वो नियमितता से जुड़ी रहते, उनका भी मैं आभार। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय इंजीनियर टोलीचंद दादा जी, वो नियमितता से योग करते हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय गजानन बाजट जी, आदरणीय ज्योति गुप्ता जी, कृष्ण कुमार महंतो जी, आदरणीय रघुबीर रावत जी, बहुत सुंदर मार्गदर्शन रहता है आदरणीय रघुबीर रावत जी का। और आदरणीय रजत चौधरी जी, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी ओम, और आदरणीय राम कृष्णा रघुवंशी जी, इनका भी सुंदर मार्गदर्शन रहता है। आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय सागर रावले जी, आदरणीय संतोष चौहान जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, इनके तो हम खेत के आम भी खा चुके हैं, बहुत स्वादिष्ट आम थे। और भी कुछ वहां पर जैविक फ्रूट या वेजिटेरियन खाना है तो वहां पर और भी आना है। आदरणीय ठाकुर दास जी, आदरणीय विनोद भट्ट जी, आदरणीय योगा ARC से सबका मैं आभार। और जितने हमारे साथी लेफ्ट हुए हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। कल सुबह मिलेंगे 5:30 बजे दैनिक योगा क्लास में। सभी को ओम, सभी को सादर प्रणाम, वंदन, सबका दिन मंगलमय हो।
और ठाकुर दास जी के सेवफल भी खा के जाने आए, वो भी दिख रहे हैं अच्छे। जी जरूर। चलिए बहुत बहुत शादीवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि सदन में सभी का नाम सबको बुलाना ये परसिमन है जी, परसिमन। हेलो। हाँ हाँ ये परसिमन है, परसिमन सेब नहीं है। हाँ परसिमन है। अब सेब हाँ नहीं जापानी फल है। हो गए क्या? अरे हाँ खत्म है जी, हार्वेस्ट हो गया। अरे ठाकुर साहब एक आध फल लगाओ तो दिखाओ ना उसको हाथ में रख के। अरे कोई ये बात नहीं, हम जब सेब आएंगे तभी आएंगे। ये परसिमन है, जापानी फल है, देखो। हाँ अरे वाह। कुछ भी खिला दो, ये तो खा भी कम जी रही। आम को बहुत अच्छा। चलिए हाथ आसन हो गया है। आम खाते हो तो यही तो मिठास है, वो आम खाए ना तभी से ये मीठा ज्यादा आती है। अकेले अकेले आम खा लिया और शरद जी को बताते हैं हम, देखो चिंता न करो। शरद जी के यहाँ आम रंजना बहन ने कब खा के गई? अरे तुम्हारा आम अभी भी लगा है भैया रघुवंशी जी, हाँ तुम्हारा आम अभी भी खड़ा है। हाँ वो हमारा तो खड़ा है, वो देखो अभी दिख रहा है उधर पे। हाँ कल भी दिखा रहे थे। और उधर भी जाना है अभी। अरे उधर नहीं जा पाओगे, उधर नहीं जा पाओगे, उधर में हम आम वो अब हमारे लिए लगा है, ये नहीं कि इधर खाओ उधर खाओ, थोड़ी है। वो जो है ना क्या बोलते हैं, मूंगनी की शेंग की सब्जी, और वो देखो आम भी दिख रहे हैं। हाँ तो वो भी उधर का भी सफर रह गया है, तो वहां पर भी जाना है अभी। चलो तो चलते हैं, अब कल मिलते हैं फिर। सबको सादर प्रणाम हो। और ऐसा करना है, रघुवंशी जी ने जैसे एक एक आदमी को जोड़ने का बोला था, अब उन्होंने जोड़ना शुरू भी कर दिया है। उन्होंने अपने बेटे को जोड़ा था, मतलब कोई अपने परिवार के सदस्य भी जोड़ सकते हैं, ताकि परिवार। ओम जी इन्हें फोन लगा लगा के परेशान है, इतनी भयंकर नींद में सोते हैं। प्रणाम। 7:30 बजे। अरे मेरा ऐसा है, कभी कह रहे 100% हो गया। अरे भैया 100% खुशी की बात है। आप देखिए मेहरा साहब, देखिए कितनी खुशी की बात है कि नींद के लिए लोग गोलियां खाते हैं, गोलियां खा के सोते हैं, और अपने को तो इतनी भयंकर नींद आती है बगैर उसके, तो इससे बढ़ के बात क्या हो सकती है? नहीं बोले, अरे अपने को सोने वालों को तो जगाना है भाई। मेहरा करो लगातार। भाई फोन लगाया इनको कि आज अपना ही विषय चल रहा। अरे हम तो जिगे जगा दे, वो इतना बुरा बोला था हमसे, कहा गई हाँ बहुत गुस्सा हो जाए तो कहते कहते जगा के भाग जाओ, मार व्यार को डर हो तो दूर हो जाओ। रोज नींद खराब हो जाती है। यादव साहब, बहुत दिन से आपने अपने रामू को नहीं दिखाया, वो रामू कहाँ है? रामू वही है, हम थोड़ा यहाँ आ जाते हैं शहर में। अच्छा। अरे वो सोता है हमारे साथ में, दिखाया था ना हम अभी भेजे। हाँ वो तो चाय भी पीता है, चाय पीता है, पानी पीता है, और हमें डांटता भी है। हाँ गाड़ी के आगे भी खड़ा हो जाता है, वो वीडियो आज भी रखा है मेरे पास। आने ही नहीं देता है ना, गाड़ी बैठ जाओ, बोनट पे बैठ जाता है। जी ज्योति जी क्या कह रही हैं? जी मैं ये बोल रही थी कि ये आभार व्यक्त करने के बाद जो टॉनिक मिलता है वो काफी हेल्दी बना देता है पूरे दिन को। सही बात है, ये सब प्रेम है, स्नेह है, और बिल्कुल ये इसमें कोई बनावट नहीं है, इस युवा कार्यक्रम में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। हाँ बिल्कुल, जैसा परम पूज्य स्वामी जी, मतलब मैं स्वामी जी को जब अपन सुनते हैं कि 200 देश लाइव देखते हैं, और वो जो उनको कहना पड़ता है खुले मन से कह देते हैं, हमें कभी कभी अपन को लगने लगता है कि यही बात तो नहीं कहना चाहिए, मतलब लेकिन वो कह देते हैं, क्या हो गया, दिल से जो निकली बात, कोई मन में उनके कोई वो नहीं रहता है ना। तो ऐसा ही जो है अपनी कोई बनावट नहीं। हाँ कोई इसलिए कि कोई बनावट नहीं, और कोई अंदर से अपन का कोई वो नहीं, ठीक है ना, कोई बुरा नहीं है कि, और होना भी चाहिए आपस में, और कोई थोड़ा सा अपन को संख्या बढ़ाने के लिए कुछ अच्छे लोगों को जोड़ना है, ताकि वो और जोड़ते जाएं, ऐसा प्रयास करना है, एक एक लोगों को करें तो। मेरी 2-3 किसान भाइयों से चर्चा हो चुकी है जी और उनको
मैंने बोला भी था तो वो जुड़े भी थे। मैं उस समय यात्रा पर थी, उसके बाद मैं लिंक दे नहीं पाई, जी जी जी। तो वो जुड़ेंगे संभवतः है। आज रूपेश और यादव ये जो जुड़े फार्म पर लैब वो का जो योग के बाद कॉन्सेप्ट है निकल बहुत गए। ही अच्छा है। आज रूपेश जी जुड़े थे, हाँ, पर वो योग के बाद फिर निकल गए, वो इसमें नहीं रहे, उनको काम रहता है कुछ, तो वो चले गए। हमने कहा ठीक है। इनको सिखा दो कि म्यूट करके और वीडियो बंद करके जेब में रखे रहो, लीड लगा लो कान में, सुनते रहो और खेती किसानी करते रहो, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये अक्ल देना पड़ेगी, जैसा हमारे रूप सिंह जी करते हैं, कई करते हैं। हाँ, रूप अब सिंह जी तो हमारी मजबूरी है, संचालन करना पड़ता, तो हमें तो बिल्कुल बैठना ही पड़ता है। नहीं, आपको तो बैठना पड़ता है, लेकिन अभी बाकी बहुत सारे लोग हैं जो बिस्तर में ही पड़े पड़े पूरी वो अभी वीडियो चालू करते नहीं है। अब वीडियो चालू हो तो पकड़ा नहीं जाए कि उन्होंने कहा कि नहाए, ये सामने वाले ने मंजन किया कि नहाया कि नहीं, या बिस्तर में पड़े पड़े सो रहा। तो ये सुविधा इसमें बहुत अच्छी है कि आप वीडियो बंद कर दो और बिल्कुल कान में लगा के सुन लो। शरद जी तो सही कहा सर, ये सुबह बहुत सारे काम रहते हैं, उन कामों को करते हुए भी हम जुड़े रह सकते हैं। भैया वीडियो खुद देख लो, हम खुद जगह में हैं उन्होंने, ठीक है। हम सो नहीं रहे हैं, शरद जी के लाने तो नहीं कह रहा जी, या मेहरा जी तो नहीं लेटे। नहीं, ये रघुवंशी जी का मेहरा ही सर का मत टॉपिक बोलो, है। मेहरा सर किधर किधर मोबाइल ले जा सकते हैं वो सर को भी पता है।